कराने का एग्जाम्पल दे रहे थे कि किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट कैसे बनाते हैं, कि जहां से जो काम बॉडी का नहीं होना वहां से वो बॉडी का काम कराना की कोशिश करो, तो इंसान अगर बीमार थोड़ा बहुत भी है तो कई गुना ज्यादा बीमार पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हम किसी भी मुश्किल दिखने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उन टेक्निक से जो टेक्निक्स हमने अभी सीखा है, लेकिन डॉक्टर्स किसी आसान चीज को भी मुश्किल बना सकते हैं। तो वो उसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूं। इस बीमारी को कहते हैं, इस बीमारी का नाम है, आपके हाथ में है, ओकुलोस्टेनोइटिक रिफ्लेक्स डिजीज। डॉक्टर की इस बीमारी को कहते हैं ओकुलोस्टेनोइटिक रिफ्लेक्स डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ORS से, कि डॉक्टर इस बीमारी से ग्रस्त है। ये बीमारी कैसी है, इस बीमारी से कैसे ग्रस्त होते हैं, इसका एक उदाहरण देता हूं। ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूं, ये आपके साथ, ये बड़ा मॉडल यहाँ पे है, छोटे छोटे मॉडल आपके हाथ में ऑलरेडी है, राइट। जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आप जब पेशेंट को समझाएंगे तो तब इस मॉडल का आप उपयोग करेंगे। इसीलिए ये मॉडल का छोटा मॉडल मैंने आपको दे दिया है, ताकि पेशेंट को समझ आए कि मामला क्या है। डॉक्टर बोल कुछ रहा है, उसके दिमाग में चल कुछ रहा है, लेकिन जो दिमाग में चल रहा है वो आपको समझाना है, वो समझाने का ये तरीका है। इस तरीके के लिए मान लो मैं 3-4 लोगों को वॉलंटियर करना चाहता हूं, आप आइए, आप भी आ जाइए। यहाँ पे बहुत से औजार हैं, लाइए लाइए लाइए, एक एक औजार उठा लीजिए यहाँ से, बस 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 4 लोग काफी हैं, बस बस, थैंक यू थैंक यू। एक एक औजार उठाइए, एक आइए। तो ये मान लीजिए हमारे इंजीनियर हैं, सारे टीम है, इनको मैंने एक काम दिया कि ये है, इसको बिना हिलाए इसको निकालना है। अब निकालने के लिए क्या करेंगे? अब जिनके पास जो औजार है उसी औजार से वो कोशिश करेंगे निकल जाए। उनको लगेगा यही औजार से ही निकल सकता है और कोई तरीका नहीं है, राइट। हथौड़ा वाला वो कहाँ है, किसका हथौड़ा है, और आपके पास क्या है, वो लाई लाई। तो आप दोनों क्लब कर लेंगे, चलो एक रेडियोलॉजिस्ट है और एक सर्जरी का एक्सपर्ट है, दोनों मिलके, हाँ कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ लगाता हूँ और आप वहां से हथौड़ा मारेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हथौड़ा जब मारेंगे तो हो सकता है कि उससे करके किसी न किसी तरह से, या यहाँ पे आपने जोर से हथौड़ा मार के इसको अंदर गाड़ दिया, राइट, और फिर उसको पकड़ के खींच लिया, ऐसे कुछ ना कुछ करके आप निकाल ही देंगे। लेकिन उस निकालने के प्रोसेस में ये टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आप पहले से ही मुझे बोलेंगे कि पहले तो आप ये लिख के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मुझे दे दो कि अगर ये टूटेगा, फूटेगा, खराब होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइट। इसी कंडीशन में हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे मेरे इशारा कहां पे है है ना। तो हम बोले कोई तो आसान तरीका होगा, नहीं हमारे पास तो यही तरीका है, हमारे पास तो हथौड़ा ही है, हमारे पास तो यही तरीका है। वो ये नहीं बताएं कोई आसान तरीका होगा। तो अगर कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं कि सॉल्व हो नहीं सकती है, वो ऐसा है कि सॉल्व होने का जो तरीका असली वाला है उसको छुपा लिया गया है। देखते हैं, ढूंढते हैं, अगर यहां असली तरीका मिल जाए तो। अब देखिए, अगर मुझे इसको बाहर निकालना बिना इसको क्षति पहुंचाए, बिना इसको हिलाए, तो सिंपली अगर मैं इसमें पानी डालने लगता हूं और जैसे जैसे पानी डाला तो आप देख रहे हैं ये ऊपर आ गया। अब इतना ऊपर आ गया कि अब बाकी ऊपर लाने के लिए मैं इसको तो आपके पास ऑलरेडी ये छोटा मॉडल है, करके दिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि कोई भी चीज को करने के कमर्शियल तरीके हो सकते हैं जो नुकसानदेह हैं, और एक फ्री फंड का तरीका भी हो सकता है। लेकिन जो फ्री फंड का तरीका है वो आयुर्वेद के टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन वो जो तरीका है, फॉरगेट अबाउट नॉर्मल पीपल, आज की तारीख में इवन BMS के कोर्स में भी वो तरीके हटा दिए गए, छुपा दिए गए। प्रॉब्लम ये है, अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेंगे वो सारे तरीके उनके सिलेबस में नहीं है, उनको पता नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में इनफेक्टिव नहीं है, वो इनफेक्टिवली पढ़ाया जाता है इसलिए वो इनफेक्टिव है। कई बार, थैंक यू, लोग बोलते हैं कि अगर आपको चोट लगेगी, अगर आपको एक्सीडेंट होगा, अगर आपका हाथ पैर टूट जाएगा तब तो जाना पड़ेगा ना, हमारे पास आना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या, 99% बजट तो एलोपैथी को दिया हुआ है और 1% से लेस बजट बाकी पूरे सिस्टम को दिया हुआ है। ये तो ठीक उसी तरह से हो गया कि वो जो टायर रखा हुआ है उसका एग्जाम्पल मैं दोबारा से दोहराता हूं कि अगर सारे के सारे पंचर ठीक करने वालों को गायब कर देंगे, भगा ही देंगे, तो जब पंचर होगा ना चाह के भी तो आपको जाना पड़ेगा ना वहां पे जो बड़ा शोरूम है ना।
तो अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो इसलिए नहीं जाते कि वो अच्छा सोल्यूशन है, वो इसलिए जाते हैं कि ताम झाम उस तरह से बनाया गया है। किस तरह से बनाया गया उसका एक नमूना आपने अभी अपने सामने देखा। थैंक यू, थैंक यू। तो अब करना क्या है, कैसे करना है, उसके एग्जाम्पल देने के लिए आपने अभी वो झालमुड़ी है वाला, झालमुड़ी आपने खाया? कितने लोगों ने खाया झालमुड़ी? ये खास मैंने इसको मंगवाया बिकॉज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी बात समझाना चाहता हूँ। उसको समझाने का मुझे और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगता है कि ये तरीका इसका काम आएगा। आ जाओ, कहाँ रखेंगे इसको? चलिए झालमुड़ी बनाइए 2-4 लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए बना दीजिए, 4 लोगों के लिए बना दीजिए। अब जब ये झालमुड़ी बना रहे हैं और ये सालों से झालमुड़ी बना रहे हैं, तो आप देखिए मैं अपने जो बुक है सर्केडियन क्लॉक उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। इस बुक के अंदर क्या है, इससे क्या समझेंगे। तो इन्होंने, अगर आप देखेंगे एक रिदमिक फैशन में इन्होंने पहले से सेट किया हुआ है कि पहले मैं वो लूँगा, फिर ये लूँगा, फिर ये लूँगा, फिर ये लूँगा, फिर चम्मच से ये लूँगा। ये पहले से इन्होंने सेट किया हुआ है। हर चीज़ का कितना कितना लूँगा ये पहले से सेट है, राइट। और किसी का कितनी क्वांटिटी होगी, किसी की कितनी क्वांटिटी होगी वो पहले सेट है, राइट। ये 2 चम्मच होगा, ये 1 चम्मच होगा, ये आधा चम्मच ही होगा, और तब जाके एक भेलपूरी बनेगी जो टेस्टी लगेगी, राइट। तो इन्होंने अपना एक सेटिंग कर लिया है, बहुत बार ट्राई करके इनको पता चल गया है कि किस तरह बनाई कि किस तरह से झालमुड़ी बहुत बेस्ट बन सकती है। तो वो ये झालमुड़ी बनाया है और अपने जो वाइस चांसलर जी लेट आए हैं आज, तो ये झालमुड़ी आप ही को देते हैं। थैंक यू। अब क्या है कि ये प्रशांत जी को दे देते हैं। प्रशांत जी आइए प्लीज, इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज करने में पूरी मदद की हमारी। सर ये आपके लिए, थैंक यू। तो अब मैं चालाकी से क्या करता हूं, चालाकी से, राइट। ये तो आंख बंद करके भी बना सकते हैं। चालाकी से मैंने क्या किया, ये जो चटनी वाला है इसको उठा के इधर कर दिया, ये वाला को उठा के इधर कर दिया। लेकिन इनके दिमाग में तो वही बैठा ना कि ये इतना लेना, ये इतना लेना, कि इनका रिदम बना हुआ है। अब इस रिदम में बन के क्या होगा कि ये तो चने थे, यानी कि ये तो इतना मुट्ठी भर लेना है, जबकि ये तो चटनी है जिसमें मिर्च मसाला है। तो ऐसे में क्या होगा, अब जो झालमुड़ी ये कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करें उसी रिदम से, वो जब आप खाएंगे तो क्या होगा, आपको मिर्च लगेगी। अरे यार मिर्ची है, मिर्ची है, मिर्ची है। तो आप बोलेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करूं, मिर्ची है। तो वो ये नहीं बोलेगा कि यार रिदम खराब हो गया, वो ये बोलेगा कि ऐसा करो कि मेरे पास आ जाया करो, मैं हर बार चीनी दे दिया करूंगा जब भी आपको झालमुड़ी खाना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ठीक करने के 2 तरीके हैं। उस वक्त तो आपको रिलीफ मिल जाएगा और आपके दिमाग सेट हो जाएगा। जितनी बार मैं झालमुड़ी खाने जाऊंगा वो डॉक्टर साहब से पहले चीनी लूंगा, फिर यहाँ खड़ा हो जाऊंगा और झालमुड़ी खा लूंगा, राइट। फिर आप जैसा, मेरे जैसा एक आदमी आ जाता है, बोलता है ये सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये बस उठा के ये कर दो, अब खा के देखो, और वो उसी वक्त ठीक हो जाएगा। तो यही चीज हम करते हैं। 3 दिन का हमारा जो मेडिकल कैंप होता है उसमें यही करते हैं, यही छोटी सी चीज करते हैं। तो सर्केडियन रिदम क्या है ये, थैंक यू, ले जा सकते हैं आप। हाँ अब ले जा सकते हैं। और भी जिनको झालमुड़ी खाना है इसके बाद ये स्टॉल लगा रहेगा तो खा सकते हैं आप। जिंदगी में जब भी आप झालमुड़ी खाएंगे आई एम श्योर आपको ये सर्केडियन क्लॉक याद रहेगा, राइट। खाएंगे तो क्या, कभी खाते हुए किसी को देखेंगे तब भी याद रहेगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किताब में हमने ऐसे कई सारे आपके 24 घंटे के अंदर के रूल्स दिए हुए हैं कि जिसमें ये छोटा सा एडजस्टमेंट करते ही आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड शुगर, आपका मोटापा, आपकी एनर्जी लॉस, वो सारे इमीडिएटली कंट्रोल हो सकते हैं। हमारे हिम्स हॉस्पिटल में जब आप आते हैं तो 3 दिन के कैंप में आते हैं या वैसे आते हैं तो यही चीज करने की कोशिश करते हैं। जब करते हैं तो हम कोशिश ये भी करते हैं कि आपको समझा दें कि हम ये क्यों और कैसे कर रहे हैं, ताकि अगली बार कभी अगर सेम प्रॉब्लम हो तो आपको पता है कि कहाँ पे अनजाने में हमने गड़बड़ कर दी। पिछले 3 साल में जब से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है तब से हमारे ना तो सोने का कोई टाइम है, जब से जोमेटो आया है ना तो खाने का कोई टाइम है। कभी भी खा लेते हैं, कभी भी सो लेते हैं। तो दैट चेंजेस द सर्केडियन रिदम, दैट डिस्टर्ब्स द बॉडी क्लॉक। लेकिन वो हम रिलेट नहीं कर पाते। वो इंसान कभी रिलेट नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे छोटा सा बदलाव आ गया, इसकी वजह से जब भी मैं खाता हूँ मुझे मिर्च लगती है। वो यही सोचता रहेगा। डॉक्टर भी यही बताएगा आपकी जीभ में कोई दिक्कत है, डॉक्टर समझा देगा, वो समझ भी जाएगा कि आपके जीभ को बीमारी हो सकती है।
एक बात सच्चाई ये है कि पूरे बॉडी में आपने देखा अलग अलग ऑर्गन्स की बीमारियां होती हैं। पेट की बीमारी होती है, आपके किडनी की होती है, हार्ट की होती है। कभी किसी का जीभ बीमार देखा आपने? क्योंकि जीभ की बात आप जिंदगी भर सुनते हैं तो वो खुश रहता है, राइट? तो ठीक उसी तरह से बॉडी की बात भी थोड़ी बहुत सुनिएगा तो बॉडी भी खुश रहेगा। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम, राइट? सर्केडियन रिदम का मतलब है कि बॉडी को जब भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया, तो एक रिदम, कब सोना है, कब खाना है, कितना खाना है, एक 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 नियम बना दिया। उस नियम में जब रहेगा तो आपकी जिंदगी की गाड़ी बाहर नहीं जा सकती, ट्रैक से आउट नहीं हो सकती। अगर ट्रैक से आउट भी हो गई तो वो नियम आपने इस बुक से पढ़े और उसको दोबारा इन कर दिया। ये इतना ही सिंपल है। लेकिन ये सिंपल को सिंपल ना रखते हुए, ध्यान भटकाते हुए, ड्रग्स हैं, सर्जरी है, मेडिसिन है, उस रास्ते पे ले जाते हैं। तो यहीं पे हमारा आपका रोल होता है एज ए सीसीपी स्टूडेंट। नेक्स्ट, अगर अगले, अब देखिए हम दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे, हमें करना क्या है, कैसे हमें ठीक करना है। इसमें हमने थर्ड किडनी की बात की, स्किन इज अवर थर्ड किडनी, उसे एक्टिवेट करने के लिए हमने बात की द ग्रैड सिस्टम, राइट? पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में आपने ग्रैड सिस्टम समझा, राइट? ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, हॉट वाटर इमर्शन से आपने देखा ऐसे पेशेंट जो डायलिसिस पे रहा करते थे, उनकी डायलिसिस ठीक होने, उनके किडनी ठीक होने लगी, डायलिसिस उनके रुकने लगे, राइट? और अब श्रीधर यूनिवर्सिटी एंड दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज ने पिछले साल एक ऑब्जर्वेशन स्टडी की थी और उसमें पाया कि 75% लोगों के डायलिसिस रुक सकती है अगर वो इस तरह से करे जैसे हमने सुझाया। डाइट, DIP डाइट प्लस हॉट वाटर इमर्शन फॉर 2 आवर्स प्लस हेड डाउन टिल्ट फॉर 2 आवर्स, ये पूरा प्रोटोकॉल है, राइट? जो आपको ऑलरेडी पता भी है, नहीं पता तो हमारी किताब से पढ़ सकते हैं, हमारी बहुत सारी बुक्स आपके पास होंगी भी, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट। अब इस IIT मंडी, राइट, वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, IIT मंडी में 14 तारीख को इसी ग्रेड सिस्टम का जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है, इस पे हेल्थ मिनिस्ट्री फ्रॉम नेपाल भी होगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के डॉक्टर मोनिका होंगी, हिम्स हॉस्पिटल से डॉक्टर अनु होंगे और मैं भी रहूँगा वहाँ पे। ये जो ग्रेड सिस्टम हमने तैयार किया है, ये ग्रेड सिस्टम पे IIT में वहाँ पे एक रिसर्च पेपर जाएगा 14 तारीख को। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में अगर षड्यंत्रकारी लोग हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी चीज़ों को समझते हैं, समझाना चाहते हैं, दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं। तो ये काम भी हमने साथ साथ शुरू कर दिया है कि रिसर्च को आगे बढ़ाने का काम। थैंक यू। आज से 10 साल पहले मैंने आपको सुझाया था द DIP डाइट, कि एक सिंपल सा डाइट आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपके बहुत सारे आंकड़े ठीक कर सकता है, आपकी हेल्थ को ठीक कर सकता है। आप में से बहुत लोगों ने तभी से उसको अपना लिया। एट द सेम टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। लेकिन आज के दिन में इस DIP डाइट में क्लिनिकल ट्रायल नेपाल ने करके देखा, मोटे पेशेंट पे, ब्लड प्रेशर के पेशेंट पे एंड डायबिटीज़ के पेशेंट पे, और सब में बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। ये नेपाल की तरफ से चिट्ठी मिली। और मलेशिया ने करके देखा किडनी पेशेंट्स पे DIP डाइट देके और 25 दिन रख के उनके जो GFR बढ़ गए, वो कितने बढ़ गए, वो चिट्ठी उन्होंने एक्नॉलेज किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने DIP डाइट को टेस्ट किया ऑन बोन डिजीज़, और बोन डिजीज पे उन्होंने देखा कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। और जो आयुष मिनिस्ट्री ने जो स्टडी की वो 18 महीने तक किया। 18 महीने तक लगातार DIP डाइट का क्या असर रहता है उसको उन्होंने देखा, तब उन्होंने उस रिपोर्ट को जारी किया। तो बोलने का मतलब ये है कि जो बातें हमने पहले बताई वो सत्य साबित हुई अलग अलग तरीके से। आपने जब करके देखा आपको फायदा मिल गया तो वही आपका सत्य है देखा जाए तो। लेकिन अगर आपको पेपर पे दिखना है तो वो पेपर भी यहाँ पे है। यहाँ पे सिंपल बात यह है कि द सेकंड ब्रेन बोला जाता है आपके गट को, आपके स्टमक को। आप अपने ब्रेन के अंदर नहीं घुस सकते, ब्रेन तक नहीं पहुंच सकते, वो कहीं अंदर छुपा हुआ है। लेकिन स्टमक तक आप मुंह के माध्यम से, फूड के माध्यम से स्टमक तक जब मर्जी पहुंच सकते हैं, हर पल पहुंचते रहते हैं। जब भी कुछ खाते हैं आप स्टमक तक पहुंच ही जाते हैं, राइट? आप देखते हैं कि जब आप खाते हैं तो उसका असर ब्रेन पे होता है। ब्रेन क्यों सेकंड ब्रेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि मान लो आप अगर कोई शराब पिएगा तो उसका असर दिमाग पे पड़ेगा, राइट? उसको नशा होने लगेगा। नशा कहाँ पे हो रहा है? दिमाग में हो रहा है। कॉफी पी रहे हैं तो यू बिकम अलर्ट, तो पेट में जा रहा है, असर दिमाग में हो रहा है। अच्छा, दिमाग में ये सोचिए रसगुल्ला या गुलाब जामुन इमेजिन कीजिए, तो वो जो टेस्ट है वो टंग में आ रहा है ना? अगर आप नर्वस हो गए, कोई अगर बोला स्टेज पे आके स्पीच देना, कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, तो असर कहाँ पे आता है? दिमाग सोचता है लेकिन असर पेट में, द बटरफ्लाई इन द स्टमक बोलते हैं ना हम। तो आप देखते हैं कि आप पेट में जो डालते हैं उसका असर दिमाग में होता है, आप दिमाग में जो करते हैं उसका असर पेट में होता है। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, यानी कि इसीलिए स्टमक को, गट को द सेकेंड ब्रेन बोला जाता है। आपको जब भूख की सेंसेशन लगती है वो भी ट्रिगर
ब्रेन से होता है। जब आपको लगता है कि आप और नहीं खाना, वो भी ट्रिगर ब्रेन से होता है। हम ब्रेन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि ब्रेन बहुत ही अंदर छुपा हुआ है। हम स्टमक में पहुंच सकते हैं थ्रू द फूड, और स्टमक में पहुंच के हम अपने ब्रेन में जो भी बदलाव करना चाहते हैं, जो भी हार्मोनल चेंजेस हम चाहते हैं, वो हो सकता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट से हमने यही अचीव करने की कोशिश किया। हमने अपने सेकंड ब्रेन को यूज किया, यानी कि हमने अपने स्टमक को यूज किया एज ए टूल, एज ए हथियार। तो हथियार है हमारे पास, भगवान का बनाया हुआ सेकंड ब्रेन। हथियार है हमारे पास, भगवान का बनाया द थर्ड स्किन एंड द सेकंड हार्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड हार्ट का। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, हमारे सेकंड हार्ट कैसे काम करता है, और इसको यूज करके आप कोई भी बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स जिनके सॉल्यूशन आज से पहले हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। आज हम उन प्रॉब्लम की बात करेंगे जो चीजें आज तक सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, उनकी बात करेंगे। उसके लिए एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, इसको समझाने के लिए, द सेकंड हार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो एक इंसान खड़ा हुआ है और इन कंपैरिजन टू वो अगर बैठा रहता है, तो जब क्या खड़े रहते हैं तो क्या हमारा ग्लूकोज, ब्लड शुगर ज्यादा जल्दी कम होगा इन कंपैरिजन टू बैठने के? कितने लोग मानते हैं ऐसा होगा? जब हम खड़े रहते हैं तो ग्लूकोज की खपत, ब्लड शुगर ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बैठने की। ट्रू और फॉल्स? ट्रू कितने लोग मानते हैं? हाँ, ट्रू, राइट। अच्छा, कितने लोग ऐसे मानते हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं और नॉन एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड शुगर ज्यादा जल्दी खपत होगा इन कंपैरिजन टू जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे? कितने लोग मानते हैं? अच्छा, अब इस चीज को समझाते हैं आपको। समझाने के लिए फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको दिमाग में घुसा दें वो। अब देखिए, इसको समझने के लिए यहाँ पे ले ये चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, ये आगे ले आओ, ये एप्पल और केला रखा हुआ है, और ये मान लो एक चॉकलेट का पैकेट इधर रखा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है, ले जाओ बाकी। अब एक बच्चा है, बच्चे को आप ये खिलाना चाहते हैं केला और एप्पल, और बच्चा कब खाएगा? जब वो भूख लगेगी। तो बच्चे को भूख लगाने के लिए बच्चे की खूब एक्सरसाइज कराते हैं, यहाँ पे खड़े होकर खिलाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, भगाते हैं खूब, कि जब वो भूख लगेगी तो अपने आप ही दौड़ के खाएगा, ऐसे ना? तो अब उसको भूख लग गई, लेकिन जब बच्चे को भूख लग गई तो उसके सामने 3 चीज दिख रहे हैं, चॉकलेट भी दिख रहा है, केला भी दिख रहा है, वो चिप्स भी दिख रहा है। अब उसके पास चांसेस ये हैं कि बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, इधर जाएगा ये खा लेगा तब भी भूख मिट गई ना उसकी, है ना? लेकिन आप तो सोच रहे भूख, इधर जाएगा ये भी खा लेगा, या हो सकता है इधर जाए ये भी खा ले, हो सकता है थोड़ा थोड़ा तीनों चीज खाए, राइट? तो भूख लगना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू ईटिंग बनाना, जब तक कि बाकी 2 ऑप्शन भी हैं उसके पास। अगर आप चाहते हैं कि यही वाला वो खाए तो आपको ये करना पड़ेगा, ये चॉकलेट को छुपा देना पड़ेगा और उधर चिप्स को भी हटा देना पड़ेगा। अब जब बच्चे को भूख लगेगी तो सिर्फ एक ही चीज अवेलेबल है, अब वो यही खाएगा, सिंपल। अब चलते हैं इसको ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ये इंटरेस्टिंग साइंस। जब हम खड़े रहते हैं या फिर हम बैठे रहते हैं, हमारा जो ब्लड शुगर है वो एक जितना ही खपत होता है, चाहे आप एक्सरसाइज करें या ना एक्सरसाइज करें, हमारा ब्लड शुगर एक ही जितना खपत होता है ना? इंटरेस्टिंग बात, राइट? बल्कि आपने देखा होगा, थैंक यू, बल्कि आप देखेंगे, एक टेस्ट कीजिए, एक्सरसाइज करने के बाद आपका, कुछ लोगों का ब्लड शुगर उल्टा बढ़ जाता है घटने के बजाय, राइट? वो क्यों होता है? ये रिसर्च पेपर है, राइट? लेकिन आप खुद भी करके देख सकते हैं, और इसमें ये देखा गया है कि जब भी कोई एक्सरसाइज करता है तो एक्सपेक्टेड ये है कि हमारा ब्लड शुगर घट जाना चाहिए, एनर्जी खपत हो रही है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये हो नहीं रहा है जैसे होना चाहिए। कारण क्या है? कारण वही है जो बच्चे वाला एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, और उसको मैं आपको मेडिकली थोड़ा समझा देता हूं। जब भी आपके बॉडी में एनर्जी खपत होती है, उस वक्त बॉडी को एनर्जी पूरा करने के कई सारे फूड हैं। ग्लूकोज है जो ब्लड में है, उससे ले सकता है, ग्लाइकोजन है जो मसल में स्टोर है, उससे एनर्जी ले सकता है, या फिर फैटी एसिड्स हैं जो अलग अलग जगह पे प्लाज्मा में स्टोर है, ब्लड में स्टोर है, उससे ले सकते हैं, राइट? यानी कि जब भी कभी आपको, आपके बॉडी को, आपके मसल्स को यूज करेंगे तो उसको एनर्जी चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, उसके लिए 3-4 जगह से वो ले सकता है। क्लियर? अब क्या है कि जब हम बैठे रहते हैं तब
हमारा बॉडी ब्लड से जितना शुगर निकालता है जब हम दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तब भी हमारा बॉडी लगभग उतना ही निकालता है। और अधिकतर जो शुगर बॉडी से या ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बॉडी लेता है, वो बाकी और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वहां से लेना पसंद करता है। इसीलिए अगर ब्लड ग्लूकोज मेजर करेंगे तो वो उतना ही निकलेगा, बैठे रहें, खड़े रहें, एक्सरसाइज करें, सब बराबर। तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी की खपत एनर्जी की सेम ही हो रही है, लेकिन बॉडी के पास एनर्जी को लेने के 3-4 सोर्सेज हैं, उनमें से ये वाला सोर्स सबसे आखिरी में यूज करेगा, ब्लड शुगर वाला। तो इसीलिए जब भी कभी आप एक्सरसाइज करें या ना करें, मैं ये नहीं बोल रहा एक्सरसाइज नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि ब्लड शुगर के लिए करेंगे तो कुछ फायदा नहीं दिखेगा, राइट? ब्लड शुगर के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो कुछ फायदा नहीं दिखेगा। अच्छा, अब ये है क्यों और करना क्या है? तो ब्लड शुगर घटेगा कैसे अगर कोई घटाना चाहे तो? ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसको समझना जरूरी है। इसके लिए वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी, एक सिंपल बात, ये एक नया टेक्निक सीखने जा रहे हैं आप, नई टेक्निक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। DIP डाइट सीखा, अपने ग्राड सिस्टम सीखा, आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं थर्ड टेक्निक, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी। थैंक यू, थैंक यू। यहां पे एक सिंपल रूल याद रखिए, आपका सेकेंड हार्ट ये रहा, आपको पता है। अब जब मैं मान लो उठक बैठक कर रहा हूं तो मेरा सेकेंड हार्ट यूज हो रहा है, लेकिन सिर्फ सेकेंड हार्ट नहीं यूज हो रहा है, बॉडी के बाकी मसल भी यूज हो रहे हैं। अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें मैं सिर्फ सेकेंड हार्ट को यूज करूं 90% या अबव, और बाकी मसल को मैं यूज ना करूं, उसी कंडीशन में बॉडी सिर्फ ब्लड ग्लूकोज को ही चूज करेगी, राइट? हाउ टू डू इट? हम ये कैसे अचीव करें कि सिर्फ हार्ट काम करे, सेकेंड हार्ट, बाकी के सारे मसल्स इन्वॉल्व ना हो? वो अक्सर आप करते हैं। हाउ यू डू इट? उसके लिए वेलकम सर, वेलकम, आइए सर, प्लीज बैठिए। हमारे मित्र अनिल शर्मा जी, जो कि MLA हैं यूपी में और हमारे मित्र हैं। अब जस्ट आपको अपडेट दे दें, यहाँ पे ये डिबेट ये चल रहा है कि एक आदमी, आप खड़े हैं या बैठे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, तीनों केसेस में किस में ज़्यादा ब्लड शुगर की खपत होगी, किस में ब्लड शुगर जल्दी कम होगा? द आंसर इज सब में ब्लड शुगर सेम ही रहेगा। वो क्यों? क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें बॉडी के सारे मसल इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब मसल्स शुगर ब्लड से ना लेके या बहुत थोड़ा सा लेके बाकी और जगह से एनर्जी भी ले सकता है। मसल से ग्लाइकोजन ले सकता है, तो मसल से वो ग्लाइकोजन लेता रहेगा, ब्लड शुगर उतना ही रहेगा। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं एक्सरसाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ब्लड शुगर घटाना है, वो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि बॉडी के सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं। सिर्फ एक मसल को अगर इन्वॉल्व करेंगे, सिर्फ एक मसल को काम कराएंगे, वो कौन सा मसल? द सेकेंड हार्ट, यानी कि काफ मसल। कुछ ऐसा करें कि सिर्फ काफ मसल ही काम कर रहा है तो ब्लड शुगर गिरेगा। कैसे? अब देखिए, ये आप करते आए हैं अनजाने में, आप बैठे बैठे ऐसे पैर हिलाते हैं अनजाने में ऐसे, विच इज नोन टू बी बैड मैनर्स। अगर बैठे बैठे आप 1 घंटा ऐसे पैर हिलाएंगे तो 30 यूनिट mg पर डेसिलीटर ब्लड शुगर कम हो जाएगा घंटे में। तो एक और इंटरेस्टिंग बात, कोई इंसान कितना भी बीमार हो दुनिया का, जब वो ये करेगा वो घंटों तक कर सकता है बिना थके। ये कमाल है इस सेकेंड हार्ट का, राइट? जिस तरह से हमारा हार्ट जिंदगी में कभी नहीं थका, है ना? यही एक मसल है कि जो हर पल चलता है। पैरों के मसल, हाथ, बाकी मसल्स का रेस्ट देते हैं ना। इवन ये जो सेकेंड हार्ट है, जब आप सो रहे होते हैं तब वो रेस्ट मिल जाता है, राइट? जिस तरह से आपका ये हार्ट है, हार्ट मसल जो बहुत स्ट्रांग है, जो 24 घंटे काम करता है सिंस यू आर बॉर्न, ठीक उसी तरह से ये जो मसल है ये भी थोड़ा बहुत स्ट्रांग है। इसमें कितने भी देर तक आप करते रहेंगे, पूरा दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी, आप थकेंगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, राइट? तो जब हम ऐसे करते हैं तो ये बैड मैनर नहीं है, इट इज गुड मैनर, राइट? तो ऐसे करने से इसे बोलते हैं लेग फिजिटिंग। सो लेग फिजिटिंग कॉजेज लोअरिंग ऑफ द ब्लड शुगर। तो शुगर पेशेंट हैं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, 8 घंटे बैठे रहते हैं, राइट? तो जब बैठे रहते हैं तो उनका जो ये सेकेंड हार्ट है वो 8 घंटे स्विच ऑफ रहता है, और जब वो स्विच ऑफ रहेगा तो सारी बीमारियां आएंगी, ब्लड शुगर की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां,
तो अगर बीच बीच में से आपने ऐसा कोई रूटीन बना लिया या आदत बना लिया कि अगर पैर हिलते हिलते रहे, तो ये ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है इन कंपैरिजन टू बाहर जिम में जाके दौड़ना वोड़ना, उससे भी ज़्यादा बढ़िया ये है द फिजिटिंग, राइट। यानी कि हम अपना सेकेंड हार्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो अब ऐसे कई सारे तरीके हैं। मान लो आपको और तेज़ी से ब्लड शुगर गिराना है, तो आपको ये सेकेंड हार्ट को और अच्छी तरह यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए सेकेंड एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, जब इसे बोलते हैं काफ मसल पुशअप। काफ मसल पुशअप, ये देख रहे हैं, इसको ऐसे बैठा मैं आराम से काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, आप अगर ये सोचेंगे कि मैं कितनी बार करने से, कितनी देर करने से मैं थकूंगा, वो समय कभी नहीं आएगा जब आप थक जाएंगे। करते रहिए। अभी थोड़ा अनईजी लगेगा कि भाई क्योंकि आपने कभी किया नहीं ऐसा, लेकिन बहुत बीमार पेशेंट भी जब ये करते हैं वो थकते नहीं, बोर हो जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे टायर्ड हो गए। हाँ, अगर ऐसे करते हुए आपके बाकी मसल भी स्ट्रेच हो रहे हैं ज़्यादा, तो थकान कहीं और आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इस मसल को, जैसे अभी ये जो है यहाँ पे ये लगा हुआ है रॉड, तो ये अंदर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके ऐसे जब पुश करेंगे, अब ये, तो इसमें मेरा सिर्फ काफ मसल ही इन्वॉल्व है मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। अब ऐसे ऐसे जब करेंगे तो आपका ब्लड शुगर जो घटेगा, दैट इज 1 mg पर डेसीलीटर पर मिनट, 1 mg पर डेसीलीटर पर मिनट। यानी अगर आप चाहते हैं कि 60 mg पर डेसीलीटर घट जाए, 60 mg घट जाए, तो 1 घंटा, राइट। 1 घंटा कर लिया और उसका ब्लड शुगर चेक करके देखिए, राइट। इसमें तो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, आप एक दिन करके देख लीजिए, राइट। तो जो ऑफिसेस में हैं, जिनकी सिटिंग जॉब है, वो सिटिंग जॉब में आप सेकंड हार्ट को अगर आप इन्वॉल्व कर लेंगे बीच बीच में से, कि चलो भाई हर 1 घंटे में 10 मिनट के लिए कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बॉडी के जब ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा तो सिर्फ वही कम नहीं होगा, बॉडी के और भी आंकड़े ठीक हो रहे होंगे जिसको हम मेजर नहीं कर रहे, है ना, तो वो भी ठीक होने लगेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, इसे कहते हैं, ये हो क्या रहा है, वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी। हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लड वेसल को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको डायलेट कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं, कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ये जो एक्टिविटी है, इसे वेजो स्टिमुलेशन बोल सकते हैं। ये एक्टिविटी जो सर्कुलेशन को अच्छा करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है, और इस एक्टिविटी में देखा गया है कि जब इस तरह से एक्टिविटी करते हैं जहां बॉडी के बाकी मसल इन्वॉल्व नहीं है, तब बॉडी ग्लूकोज की खपत, ये कार्बोहाइड्रेट की खपत ब्लड से करने की कोशिश करता है, ना कि मसल से करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि प्रेफरेंस हो कि मेरे ब्लड में जो शुगर है पहले उसका इस्तेमाल किया जाए, तो वो तभी होगा जब आप सिर्फ, इसे सोलस मसल भी बोलते हैं, इस मसल को जब काफ मसल को इन्वॉल्व करेंगे। काफ मसल को इन्वॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में अगर हम आए, ये जो मैंने अभी बताया ना, उन्हीं के रेफरेंस पेपर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जब आप बहुत ही धीरे धीरे साइकिल चलाएंगे, बहुत ही धीरे, स्लो, वेरी लाइट बाईसाइकिल राइड, अगर आप तेजी से चलाएंगे तो बॉडी के मसल में ग्लाइकोजन है वो यूज होने लगेगा। जब बहुत धीरे चलाएंगे तो आपका ब्लड शुगर यूज होने लगेगा। तो अगर आपका गोल है कि मुझे अपना ब्लड शुगर घटाना है, तो साइकिल की जो स्पीड है तेज होनी चाहिए, धीरे होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट। और जब लाइट साइकिल करेंगे, कैसे पता चलेगा आप लाइट कर रहे हैं? उसका एक ही तरीका है कि अगर आपको कोई थकान नहीं हो रही है, इसका मतलब आपका जो मेजर मसल इन्वॉल्व हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ काफ मसल हो रहा है, फिर थकान नहीं होगी, फिर घंटों तक चला सकते हैं आप, राइट। तो वही एक आइडिया है। और उसके बाद जब ग्लूकोज मेजर भी करेंगे इन कंपैरिजन टू एनी अदर डे, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको मिलेगा कि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा अच्छी तरह से नीचे गिर रहा है इन कंपैरिजन टू एनी अदर एक्सरसाइज और इवन जस्ट सिटिंग आइडल, राइट। तो अब आते हैं, वो डाल देना, काफ मसल पुशअप्स हैं, अब है काफ मसाज। अब देखिए, मान लो किसी को ब्लड प्रेशर घटाना है, ठीक है, अब मान लो आपको अपनी नजरें यहां देखनी पड़ेगी। अब ब्लड प्रेशर किसी को घटाना है, ब्लड शुगर घटाना हो, ब्लड प्रेशर घटाना हो, बॉडी के कई सारे इमरजेंसी सिचुएशंस का जो चाबी है वो यहाँ पे है। वो सारी चाबी एक एक करके मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। तो दूसरी चाबी, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 20 मिनट के लिए से 30 मिनट के लिए। ये रहा काफ मसल, काफ मसल। काफ मसल को अगर आप मसाज करेंगे, काफ मसाज बोल सकते हैं इसको, मसाज करेंगे, सिंपल मसाज करेंगे, यानी कि दबाएंगे ऐसे,
और ऐसा अगर आप 20 से 30 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे 10 यूनिट ब्लड प्रेशर, 10 to 15 यूनिट ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट?